यह मंजर था बेसमेंट का, जहां हल्की हल्की नमी और कमरे की फिजा में एक अजीब सी महक फैली हुई थी। दीवार पर पीले बल्ब की मध्यम रोशनी झूलते हुए सायों को खौफनाक बना रही थी। पूरा बेसमेंट लगभग खाली था, लेकिन कोने में एक बड़ा सा लोहे का ड्रम पानी से भरा पड़ा था, जिसमें हलकोरे खाता पानी किनारों से टपक रहा था, जो फर्श पर गिरकर बहता जा रहा था। इस ड्रम के ऊपर दो आदमी उल्टे लटकाए गए थे। उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे और चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। पास खड़ा एक आदमी बारी बारी से उन दोनों को ड्रम में डुबोकर बाहर निकाल रहा था। पानी की हर छपाक के साथ दोनों के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकलती थी और अगले ही पल बेसमेंट में फिर से भयानक सन्नाटा छा जाता था। अचानक दरवाजे के पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आदमी जो उन्हें डुबो रहा था अपना काम छोड़कर तन गया। अगले ही पल जंग खाया हुआ लोहे का दरवाजा एक झटके के साथ खुला और अंदर दाखिल हुआ एक ऊंचा चौड़ा आदमी, काले कपड़ों में लिपटा, सख्त चेहरे और गहरी नजरों वाला। उसका चेहरा ऐसा था जैसे पत्थर से तरासा गया हो। बाजुओं की रगें उभरी हुई थी, माथे पर बिखरे बाल उसकी आंखों तक आ रहे थे। उन बालों और घनी पलकों के नीचे उसकी भूरी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। वो आगे बढ़ा और तेज रोशनी जलाई। रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो लगा जैसे अंधेरे ने भी कुछ देर के लिए सांस रोक ली हो। उछलता पानी, डरी हुई सांसें, सब कुछ जैसे थम गया था। वह धीरे धीरे उन दोनों के सामने आकर खड़ा हुआ। हाँ विजय, कुछ बताया इन दोनों ने? और कौन कौन शामिल है इनके साथ? उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन लहजा बेहद नपातुला। नहीं सर, विजय ने सिर झुकाकर कहा। मौका दिया था तुम्हें, लेकिन लगता है तुम दोनों को जिंदगी पसंद नहीं है। वो बर्फ सी नजरों से दोनों को देखता हुआ अपनी बंदूक उठाता है। दोनों आदमियों के चेहरे लट्ठे की तरह सफेद पड़ गए। अगले ही पल पहली गोली की आवाज गूंजी, फिर दूसरी। दोनों के जिस्म एक पल में बेजान हो गए। उसने बंदूक नीचे की, दोनों को कुछ देर तक देखा और गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर की आग कुछ पल को शांत हुई हो। फिर वह पुलिस रेडियो पर मुस्कुराते हुए बोला, मिशन पूरा हुआ। बंदूक एक तरफ उछालकर वह बाहर निकल गया। उसके कदमों में एक अजीब सा गर्व था, जीत का गर्व, फतह का गर्व। बेसमेंट में अब सिर्फ पानी की धीमी टपक और एक खौफनाक खामोशी रह गई थी। सड़क पर जैसे आग बरस रही थी, हवा का एक झोंका तक नहीं था। दोपहर इतनी तपती हुई थी कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। बदतमीज जाहिल इंसान, पता नहीं कौन था वो। क्या उसे मेरा ही बैग मिला चोरी करने के लिए? गंवार कही के वो झुलसाती गर्मी में अपने हाथों से चेहरे पर साया किए उस आदमी को कोस रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और गुस्सा हर शब्द में झलक रहा था। जिसने आज उसके बैग में से पैसे चोरी कर लिए थे। अनन्या ने अभी कॉलेज से निकलकर 2 कदम ही उठाए थे, लेकिन इस झुलसा देने वाली गर्मी में वो घर तक पैदल जाने का रिस्क किसी सूरत नहीं ले सकती थी। ऊपर से उसने अपना बैग भी तब चेक किया जब सारी सहेलियां जा चुकी थी और उसमें से सारे पैसे गायब थे। उसकी गोरी सुनहरी रंगत गर्मी की शिद्दत से लाल पड़ गई थी। माथे पर पसीना मोतियों की तरह चमक रहा था। कॉलेज बैग का वजन अब कंधे पर बोझ सा लगने लगा था, जबकि उसने अभी कुछ ही कदम चले थे। रास्ता लंबा और सुनसान था। वो वहीं खड़ी सोचने लगी, अब क्या करूं? सड़क पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठे एक भिखारी पर पड़ी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। पास पहुंचकर उसने देखा कि उस भिखारी के कटोरे में कुछ सिक्के और 2-3 10-10 के नोट पड़े हैं। भिखारी ने भी उसे अपने सामने अचानक खड़ा देखकर हैरानी से देखा, लेकिन अनन्या की अगली बात सुनकर वो ठगा सा रह गया। सुनिए, मुझे 25 रुपए उधार दे दीजिए ना, मैं कल वापस कर दूंगी प्लीज, वो मासूमियत से बोली, उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए। भिखारी जो समझ रहा था कि वो उसे कुछ देने आई है, पर वो तो खुद मांगने आई थी। उसने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा जो गर्मी की वजह से सुर्ख हो गया था, लेकिन उस पर रहम खाने के बजाय उसने अपना कटोरा पीछे कर लिया। लड़की, मैं तो खुद दूसरों के रहम पर जीता हूँ, तुम्हें उधार कहाँ से दूं? चलो जाओ यहाँ से, वो बुदबुदाया। देखिए, थोड़े से ही तो मांग रही हूँ, प्लीज दे दो ना, कल पक्का डबल करके लौटा दूंगी। अनन्या ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, जैसे उसे लालच देने की
कोशिश कर रही हो, लेकिन भिखारी कुछ कहे बिना बस इधर उधर देखने लगा, जैसे अनसुना कर रहा हो। अनन्या मुंह खोले उसकी बेरुखी देखती रह गई। उसने सोचा, वाह, यह भी क्या रौब झाड़ रहा है। कुछ पल उसे घूरने के बाद उसने झटके से उसके कटोरे से पैसे उठाए और भाग गई। भिखारी जो सड़क पर निश्चिंत बैठा था, एक पल को समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। जब तक उसने उठकर पीछे देखा, अनन्या बहुत दूर निकल चुकी थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर सिर हिलाते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। मासूमियत की भी हद होती है, वो खुद से बड़बड़ाया। घर पहुंचते ही अनन्या ने कमरे में घुसकर अपना बैग बिस्तर पर फेंका और खुद भी वहीं गिरने के अंदाज में लेट गई। लगता है आज बहुत थक गई हो, सरला जी ने उसे पानी देते हुए फिक्र से कहा। उफ माँ, पूछो मत, आज मेरे साथ क्या हुआ। वो उठकर बैठी और उनके हाथ से गिलास लेकर पानी पीने लगी। क्यों, क्या हुआ? सरला जी ने उसका बैग उठाकर एक तरफ रखते हुए पूछा। मैं ना पहले कपड़े बदल लूं, फिर आराम से बताती हूँ। आप तब तक खाना गर्म कर लो, बहुत भूख लगी है। वो उनके गाल पर प्यार से चूमते हुए अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो किचन में सरला जी के पास खड़ी होकर उन्हें सब कुछ बता चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आई अनन्या? तुमने एक भिखारी के पैसे चोरी कर लिए। सरला जी ने रोटी पलटते हुए उसे एक पल के लिए गुस्से और हैरानी से देखा। चोरी तो नहीं की माँ, उधार लिए हैं, कल उसे डबल करके वापस कर दूंगी। वो कंधे उचकाते हुए बोली। गर्व है तुम पर? यहाँ तुम्हारा बाप मेले में पैसे बांट कर नहीं गया था जो तुम ऐसे उड़ाती फिरो? कभी चोरी करवा आती हो, कभी भिखारी से उधार ले आती हो, वो भी डबल करके लौटाने की नीयत से। सरला जी रोटियां पलटते हुए अपनी एक लौती लापरवाह बेटी को देखकर झुलझुलाते हुए बोली। ओफो माँ, छोड़िए ना इस बात को। आप ये बताइए, ऊपर वाले हिस्से का क्या हुआ? आया कोई किराएदार? वो खाने की ट्रे उठाकर उनके पीछे पीछे चल दी। अभी कहाँ, बस कोई अच्छा किराएदार मिल जाए, सरला जी ने खाना चटाई पर रखते हुए कहा और फिर किचन की ओर लौटने लगी। वो तो है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, बाहर किराए पर कमरा उपलब्ध है का बोर्ड लगवा दो। वो उनके साथ ही दोबारा किचन में आई। लगवा दिया है, मोहल्ले के लड़कों से। तुमने देखा नहीं? सरला जी ने पलट कर कहा और अब चटाई पर बैठ गई। अरे आज तो गर्मी से मेरा हाल बेहाल था, इसीलिए ध्यान ही नहीं गया। वो निवाला मुंह में डालते हुए बोली। ध्यान तो अब किसी बात पर नहीं देता तुम्हारा दिमाग। मैं सुबह से लगी हूँ और तुम खाली हाथ मेरे साथ बस घूम रही हो। जरा मदद कर देती तो क्या बिगड़ जाता? सरला जी ने झुलझुला कर कहा। वो तुरंत मुस्कुराई और बोली। ओहो माँ, आप बोल देती ना, मैं कर देती। थोड़ा खिसियाते हुए बोली। कभी खुद से भी कुछ कर लिया करो। सरला जी ने उसे घूरते हुए कहा। मेरी प्यारी माँ, बस कीजिए अब। वो उनकी गर्दन में बाहें डालकर लाड़ से बोली। सरला जी भी मुस्कुरा दी। बस यही प्यार दिखाकर बात घुमा लेती हो तो और क्या करूँ माँ, यही तो मेरा हुनर है, अनन्या ने हंसते हुए कहा। उसकी खिलखिलाहट से उनका छोटा सा घर जैसे रोशनी से भर गया। मीटिंग रूम में हल्की रोशनी थी। बीच में रखी लंबी मेज पर नीली प्रोजेक्शन लाइट फैली हुई थी। बड़ी स्क्रीन पर शहर के पिछड़े इलाके का नक्शा लगा था, जिस पर कई लाल निशान बने हुए थे। टेबल के चारों ओर 5 लोग बैठे थे और सबकी निगाहें सिर्फ एक आदमी पर टिकी थी, अविनाश राणा। काले रंग की शर्ट की बाजू कोहनियों तक मोड़ी हुई थी, माथे पर हल्के बाल और आंखों में हमेशा की तरह ठंडी सख्त गंभीरता। वो स्क्रीन के पास खड़ा सबको नए मिशन के बारे में समझा रहा था। उसने उंगली से नक्शे के एक हिस्से पर गोला बनाते हुए कहा। यह इलाका, उसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी। यहाँ बच्चों के अपहरण और उत्पीड़न की शिकायतें बढ़ रही हैं और इसके पीछे जो लोग हैं वो आम नहीं है, पूरा एक नेटवर्क है। हमें उन्हें ढूंढना है, समझना है और खत्म करना है। कहाँ मिलते हैं, कौन लोग हैं, सब पता लगाना होगा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। सबकी निगाहें सिर्फ उसी पर थीं। वो चलते हुए मेज के करीब आया और बोला, और इस मिशन के लिए मैं और ऑफिसर अजीत वहां जाएंगे। दोनों हाथ मेज पर रखकर वो थोड़ा झुक गया। सबकी नजरें अब अजीत की ओर उठी। वो सीधा होकर बैठा, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक रही थी। वो अविनाश का बहुत करीबी साथी था, लेकिन आज तक उसे कभी उसके साथ
किसी मिशन पर जाने का मौका नहीं मिला था, जो उसकी बरसों की तमन्ना थी। असल में आपके साथ? उसने हल्की हैरत से पूछा था। अविनाश ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन सर, इस तरह 2 आदमी वहां जाकर रहेंगे तो शक भी हो सकता है, अजीत ने झिझकते हुए कहा। उसका हल यही है कि तुम अजीत नहीं, अंजलि बनकर मेरे साथ जाओगे। वो अजीत की तरफ झुककर बोला। हल्की सी मुस्कुराहट अजीत के होठों पर उभरी। कमरे में बैठे बाकी लोग एकदम चौंक गए। एक एजेंट के मुंह से हंसी फूटी ही थी कि अविनाश की तेज नजर ने उसे वहीं रोक दिया। हम एक किराए का घर लेंगे, उसने नक्शे पर निशान लगाते हुए कहा। इस इलाके में, और एक आम कपल की तरह वहां रहेंगे। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर हम उनकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कल तक सब तैयारी पूरी हो जाए। किसी का कोई सवाल? उसने बात खत्म करके सबकी तरफ देखा। सर, मतलब मैं औरत बनकर? अजीत ने हिचकिचाते हुए पूछा। अविनाश ने गुस्से भरी नजर उस पर डाली। यह हुलिया तुमने फैशन शो में जाने के लिए नहीं बदलना। यह तुम्हारा भेष इस मिशन की कामयाबी की कीमत है। अगर आज हम नहीं गए तो कल ना जाने कितने बच्चों का बचपन खत्म हो जाएगा। वो ठंडी आवाज में बोला। सर, मैं इन बच्चों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। भेष बदलना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, अजीत ने जोश में कहा। बहुत बढ़िया ऑफिसर अजीत। अविनाश हल्का सा मुस्कुराया और अपना सामान समेटने लगा। वैसे अगर तुम औरत बनकर हसीन भी लगे, तब भी मेरा तुम्हें परमानेंट अपनी बीवी बनाने का कोई इरादा नहीं है। वो उसके करीब झुककर मुस्कुराते हुए बोला और उसके कंधे पर थपकी देकर बाहर निकल गया। अजीत वहीं खड़ा रह गया, सिर खुजाते हुए। अब तो यह मिशन मेरी किस्मत का इम्तिहान बन गया। वो दोनों शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक घर के बाहर खड़े थे, जहां एक बोर्ड लटक रहा था, घर किराए पर उपलब्ध है। अविनाश ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। उसने बगल में खड़े अजीत को देखा, जो अब अंजलि बना हुआ था। गुलाबी रंग की साड़ी में, सिर पर हल्का पल्लू, चेहरे पर हल्का मेकअप। वो किसी असली औरत से कम नहीं लग रहा था। अविनाश ने खुद भी धोती कुर्ता पहन रखा था, सर पर बिग और ऊपर से बड़ी बड़ी मूछें, पूरा देहाती किरदार बन गया था। तभी दरवाजा खुला। दरवाजे पर नीले सूट में एक लड़की खड़ी थी, दुपट्टा डाले, आंखों में सादगी और हल्की हैरानी। वो अनन्या थी। अविनाश ने उसे देखते ही पहचान लिया। यही वही लड़की थी जिसने उससे कुछ दिन पहले पैसे उधार लेकर लौटाए नहीं थे, जबकि अजीत तो उसे देखकर ही जैसे सब भूल गया। इतनी खूबसूरत लड़की को सामने देख उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। जी, अनन्या ने दोनों को गौर से देखकर पूछा। वो घर किराए पर लेना था, अजीत ने खुद को संभालते हुए कहा। अनन्या का चेहरा तुरंत खिल उठा। अच्छा, आप जरा रुकें, मैं मम्मी को बुलाती हूँ। वो दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। कुछ देर बाद दरवाजा दोबारा खुला। इस बार एक सादी साड़ी में, माथे पर बिंदी लगाए सरला जी सामने थी। जी बेटा, उन्होंने नरम आवाज में पूछा। आंटी, मेरा नाम अमर है और ये मेरी पत्नी अंजलि। हमें आपका घर किराए पर चाहिए, अविनाश ने सहज लहजे में कहा। सरला जी ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली। अच्छा, अंदर आ जाइए बेटा, पहले बैठिए, फिर बात करते हैं। अविनाश और अंजलि दोनों घर के अंदर दाखिल हुए और मिशन की असली शुरुआत वहीं से हुई। अविनाश ने मुलायम अंदाज में कहा। अच्छा, आओ बेटा, अंदर आओ। सरला जी मुस्कुराई और दोनों को अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों उनके पीछे पीछे चलते हुए बैठक जैसे ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। अविनाश की पैनी नजरें कमरे के चारों ओर घूम रही थी, जैसे हर चीज का जायजा ले रही हो। वहीं अजीत, जो अब अंजलि बना हुआ था, सरला जी के साथ गप्पे में मशगूल था। थोड़ी देर बाद अनन्या चाय की ट्रे लेकर कमरे में आई। अविनाश ने गौर किया। जब से उसे यह पता चला था कि वो दोनों किराएदार बनकर आए हैं, उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उधर अजीत का ढीठपना भी पूरी तरह जाग चुका था, जो हर खूबसूरत लड़की को देखकर अपने आप सक्रिय हो जाता था। अब वो पूरी दिलचस्पी के साथ अनन्या को देख रहा था, जो ट्रे टेबल पर रखकर वहीं सरला जी के साथ सोफे पर बैठ गई थी। आंटी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, अंजलि यानी अजीत ने मीठे लहजे में कहा।
अनन्या ने हल्की मुस्कान से उसकी तरफ देखा, जबकि सरला जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा। उसी वक्त अविनाश ने अजीत को एक कड़ी नजर से घूरा, पर उसे तो अब अपने मिशन की नहीं, बस अनन्या की बातें सुनने में दिलचस्पी थी। आंटी, आपने कहीं रिश्ता विस्ता तो नहीं किया अपनी बेटी का? अजीत ने फिर से मीठी आवाज में पूछा। अविनाश ने तंग होकर सिर झटका। सरला जी मुस्कुराई। नहीं बेटा, अभी तो ये पढ़ाई कर रही है। आप चाय लीजिए। अच्छा, लेकिन अगर कभी रिश्ता करना हुआ ना तो मुझे बताइएगा। मेरा एक भांजा है फौज में, बहुत सीधा साधा और समझदार लड़का। अगर कहें तो बात चलाऊं। अब तो मामला पूरी तरह पटरी से उतर चुका था। अविनाश ने सीधा होकर बैठते हुए उसकी कमर पर हल्का सा मुक्का मारा। अजीत फौरन सीधा होकर बैठ गया। सरला जी हंस पड़ी। बेटा, अभी तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर कभी हुआ तो जरूर बताएंगे तुम्हें। अविनाश को लगा कि अब बात पूरी तरह गलत दिशा में जा रही है, तो उसने बीच में ही कहा, आंटी, आप हमें घर दिखा दें। जी बेटा, आओ। सरला जी उठी। उनके साथ ही अविनाश और अंजलि भी खड़े हो गए। जाते जाते अजीत ने पलटकर अनन्या से पूछा, आप नहीं चलेंगी? वो मुस्कुराई। आप जाइए, मैं आती हूँ। अजीत को यह सादा सी फैमिली बहुत भा गई थी। ऊपर का हिस्सा 2 कमरे, एक छोटा सा रसोई घर, एक बाथरूम और एक छोटा सा आंगन, दोनों को बहुत पसंद आया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद वो घर पक्का करके लौट आए। कुछ देर बाद अविनाश अपने असली रूप में अजीत के कमरे में खड़ा था और गुस्से में तमतमाया हुआ। ये क्या था अभी? क्या सर? अजीत ने मासूमियत से पूछा, साथ ही अपना मेकअप पोंछते हुए। मेरे सामने ये ड्रामे मत करो, जैसे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अविनाश का लहजा ठंडा लेकिन कड़क था। हम वहाँ रिश्ता कराने नहीं गए थे। जी सर, लेकिन वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। अजीत ने शर्मिंदा होते हुए सिर झुका लिया। अविनाश ने गहरी सांस ली और आंखें घुमाई। अगर तूने अपने इस दिल फेक मिशन को कंट्रोल नहीं किया तो अगली बार मैं तुझे लड़की नहीं, बूढ़ी औरत बनाकर भेजूंगा। अजीत की आंखें फैल गईं। सर प्लीज ऐसा मत करना, वो तो बहुत डरावना मिशन होगा। अविनाश ने होंठ पर हल्की मुस्कान दबाई। तो फिर अब काम पर ध्यान दे अजीत, अब यहाँ से असली खेल शुरू होगा, तो इसलिए तुमने सोचा अपनी दाल गला लूं? अविनाश ने उसकी बात बीच में ही काट दी। सॉरी सर। अजीत ने सिर झुका लिया। अब इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, अविनाश ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि अंदर ही अंदर उसे अजीत की यह बेबाकी पसंद थी, पर कई बार उसकी हदें पार कर जाने की आदत उसे गुस्सा भी दिला देती थी। वो लड़की है और तुमसे बहुत कम उम्र की भी, इसीलिए उससे थोड़ा फासला रखो। वो नहीं समझती, लेकिन तुम तो जानते हो कि तुम एक मर्द हो और इस वक्त औरत बनकर काम कर रहे हो। अजीत ने संजीदगी से सिर हिलाया। और हाँ, अब वहाँ जाकर ज्यादा फालतू बात मत करना, अविनाश ने सख्त लहजे में कहा और कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अजीत मुस्कुरा उठा। मुझे तो ऐसा लग रहा है दाल तो शायद यहाँ किसी और की गल रही है, उसने शरारती अंदाज में अविनाश की जाती हुई पीठ को देखकर मन ही मन कहा। वो दोनों आज सुबह ही नए मकान में शिफ्ट हुए थे। पूरा दिन सामान जमाते जमाते शाम हो गई थी। अब दोनों नहा धोकर फ्रेश हो रहे थे। अविनाश बेड पर चादर बिछा रहा था और अजीत आईने के सामने खड़ा अपनी नकली बिग के बाल संवारने में मशगूल था। उसी वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया। अजीत चौंका और बेड पर बैठे अविनाश की तरफ देखा। जाओ मैडम, दरवाजा खोल कर आइए, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। आंखों में हल्की सी शरारत झलक रही थी। अजीत ने उसे घूरा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो सामने अनन्या खड़ी थी, हाथ में खाना लिए। नमस्ते, मैंने सोचा आप लोग सुबह से लगे हुए हैं, थक गए होंगे, इसीलिए खाना ले आई हूँ। अब आप खुद से खाना कहाँ बनाएंगे? वो मुस्कुराकर बोली और बिना हिचकिचाए अंदर चली आई। आज उसका अंदाज पहले दिन की तुलना में काफी अपनापन भरा था। अरे नमस्ते, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? अजीत ने कोमल आवाज में कहा। तकलीफ कैसी? मुझे तो अच्छा लगा। वैसे भी अब आप लोग ऊपर आए हैं तो घर में कुछ रौनक आ जाएगी। वो ट्रे लिए सीधे किचन की ओर बढ़ी। अजीत भी उसके पीछे पीछे गया। पहले मैं तो घर में बहुत बोर हो जाती थी, लेकिन अब आप आ गई हैं तो मजा आएगा। क्या मैं कभी कभी आपके पास आ जाया करूं? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। किचन से आती उसकी आवाज अविनाश तक
कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। वो अपनी जगह बैठा था, पर उसके चेहरे पर हल्की सी झुलझुलाहट और बेचैनी उभर आई थी। ये लड़की यहाँ रही तो मिशन से पहले मेरे होश उड़ा देगी, उसने खुद से बड़बड़ाया और हल्का सा सिर झटक कर खिड़की के बाहर देखने लगा, जहाँ आसमान में शाम का नीला रंग धीरे धीरे गहराता जा रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब दिल चाहे आओ, अंजलि मुस्कुराकर नखरे भरे अंदाज में बोली और खाने की तरफ ध्यान देने लगी। ठीक है, आप लोग खाना एंजॉय करें, वह कहते हुए किचन से बाहर निकली, फिर ठिठक कर बोली, मैं फिर आ जाऊंगी जब आपके पति घर पर नहीं होंगे, उसने धीमी आवाज में शरारत से कहा और चली गई। अविनाश ने गुस्से से मोबाइल बेड पर पटका। ना जाने क्यों उसे उस लड़की का अजीत के साथ इतना फ्री होना बुरा लग रहा था। क्या शानदार मकान मालिक मिले हैं? ना भाई, जबरदस्त खाना भेजा है। अजीत ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसने छोटा सा जवाब दिया और आंखें बंद करके लेट गया। आप खाना नहीं खा रहे? अजीत ने पूछा। नहीं, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं, अविनाश ने बिना आंखें खोले कहा। क्या अब मैं बीवियों की तरह आपकी मिन्नतें करूं? अजीत ट्रे टेबल पर रखते हुए बोला। इसमें हर्ज क्या है? तो क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वह आंखें खोलकर मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। अजीत ने बुरा सा चेहरा बनाया और सोफे पर बैठकर खाना खाने लगा। वाह, क्या कमाल का खाना है, उफ, मजा आ गया। कितनी लजीज डिश बनाई है इस लड़की ने, बिल्कुल इसकी तरह जितनी खूबसूरत वो खुद है, उससे ज्यादा लजीज खाना उसके हाथ का। वह जानबूझकर आवाज ऊंची कर रहा था ताकि अविनाश तक बात पहुंचे। अविनाश उसकी हर बात सुन रहा था मगर अनसुनी कर रहा था। मुझे लगता है अगर ये लड़की हमारे काम के बीच में आ गई तो मैं गया, अजीत ने मजे से निवाला चबाते हुए कहा। अब अविनाश के सब्र का बांध टूट गया। वह तेजी से उठकर बैठा। अजीत, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम सुन रहा हूँ। हम यहाँ किसी मिशन पर आए हैं, याद रखना, अगर जरा सी भी गलती हुई तो मिशन खत्म समझो। अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। वह गुस्से से उसे घूरते हुए बोला। अजीत के होठों पर हल्की मुस्कान आई जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। मामला वाकई मिशन का है, लेकिन मुझे कुछ और ही मामला लग रहा है। वह नजरें झुकाकर बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? अविनाश ने आंखें सिकोड़कर पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रहा था, लड़की इतनी सुंदर है कि क्या पता आपके जैसे पत्थर दिल भी पिघल जाए। उसने चुटकी ली। अविनाश उठकर उसके पास आया। अब इससे आगे मत सोचना और दोबारा उस लड़की का जिक्र हमारे बीच मत करना, उसने सख्ती से कहा और फिर उसके साथ बैठकर खाना खाने लगा। ओके बॉस, अजीत ने आज्ञाकारी लहजे में कहा, लेकिन वह खुद जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। दोनों खामोशी से खाना खाने लगे, लेकिन अजीत की आंखों में अब एक अलग चमक थी, जबकि अविनाश का चेहरा पूरी तरह गंभीर था। दूसरी तरफ घर में सरला जी अपनी बेटी अनन्या के साथ बैठी थी। माँ, कितना अच्छा हो गया ना, हमारा घर किराए पर उठ गया और किराएदार भी इतने अच्छे मिले। वह जोश में बोली। हाँ बेटी, अब घर का खर्चा भी निकल आएगा। सरला जी के चेहरे पर सुकून था। ऐसा लग रहा है जैसे सिर से बोझ उतर गया हो। पहले तो हमेशा टेंशन रहती थी कि खर्च कैसे पूरा होगा, लेकिन अब वो चिंता नहीं रही। जी माँ, वैसे अंजलि दीदी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, वह उनके कंधे पर सिर रखते हुए बोली। हाँ बेटा, देखने में तो सीधी सादी लग रही है, जैसे किराएदार मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही हैं। वैसे अंजलि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता बता रही थी, याद आया अभी? माँ प्लीज, अब आप फिर इस बारे में मत सोचिए। वह तुरंत उनके कंधे से सिर उठाते हुए बोली। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। अगर वो दोबारा ऐसी कोई बात करें तो आप साफ मना कर दीजिएगा। तो क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहती हो? शादी नहीं करोगी? सरला जी को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। करूंगी माँ, पर अभी तो बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, कर लूंगी शादी भी, पर आपको पता नहीं किस बात की जल्दी है। वह मुंह बनाकर बोली। अच्छा भाई, नहीं करती बात। अब इस बारे में खुश? सरला जी ने कहा। बहुत खुश। वह उनके गले में बाहें डालकर हंसते हुए बोली। पीछे हटो अब, एक तो तुम्हारे नखरे खत्म ही नहीं होते। सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। सीढ़ियों से उतरते हुए अविनाश राणा के कदम उसकी खिलखिलाहट पर ठिठक गए, लेकिन फिर उसने सिर झटक कर बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। उन्हें यहाँ आए
1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में अविनाश बेहद व्यस्त रहा। उसने इस गैंग के कई ठिकाने खोज लिए थे और बहुत सी जानकारियां इकट्ठी कर चुका था। इस दौरान उसकी अनन्या से बस 2 बार हल्की सी मुलाकात हुई थी, जबकि अजीत के पास वह रोज चली आती थी। आज भी वह बिरयानी की ट्रे लिए ऊपर आई थी। दरवाजा उसने हल्के से धकेला तो खुल गया। वह बिना झिझक अंदर चली आई, मगर जैसे ही नजर सामने पड़ी वह कुछ पल वहीं ठिठक गई। सामने एक मजबूत शरीर वाला आदमी एक्सरसाइज में मशगूल था। उसकी पीठ अनन्या की ओर थी। मसल्स तनकर उभर रहे थे, बालों में पसीने की चमक थी। उसने झट से नजरें फेर ली। वह भी शायद उसका आना महसूस कर चुका था, इसीलिए उसके हाथों की हरकतें थम गईं। अंजलि दी कहाँ है अमर जी? उसने नजरें इधर उधर घुमाते हुए पूछा। वो बाहर गई है। कोई काम था? अविनाश ने अपनी आवाज थोड़ा बदल कर पूछा, हालांकि चेहरा अभी भी दूसरी ओर ही था। ओह, उसने हल्की मायूसी से कहा, काम तो नहीं था, मैं बस ये बिरयानी देने आई थी। क्या मैं इसे किचन में रख दूं? नहीं, उसका जवाब सख्त था। अनन्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मेरा मतलब यहीं रख दीजिए, मैं रख लूंगा। उसे अपने लहजे की सख्ती का एहसास हो गया था, इसीलिए जल्दी से आवाज नरम कर ली। यहीं रख दूं? अनन्या ने हैरत से पूछा। अविनाश की मुट्ठियां कस गईं। वह लड़की जैसे उसके सब्र की परीक्षा ले रही थी। जी, यहीं रख दीजिए और अब आप जाएं यहाँ से। वह बहुत मुश्किल से अपनी आवाज को सख्त करते हुए बोला। अच्छा ठीक है, कहते हुए वह हाथ में पकड़ी ट्रे वहीं साइड की टेबल पर रखकर चली गई। उसके जाते ही अविनाश ने एक गहरी सांस छोड़ी और बालों में हाथ फेरा। एक तो यह लड़की हर वक्त कहीं ना कहीं टपक ही पड़ती है, उसने मन ही मन सोचा। वो मुड़ा। अनन्या जा चुकी थी। उसकी नजर टेबल पर रखी बिरयानी की ट्रे पर पड़ी। खुशबू ऐसी थी कि भूख खुद ब खुद जाग उठी। उसने ट्रे का ढक्कन खोला। मसालों की महक पूरे कमरे में फैल गई। किचन से चम्मच उठाया और ट्रे लेकर कमरे में चला गया। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसने अकेले ही पूरी ट्रे खत्म कर दी। अभी वो बर्तन किचन में रखकर बाहर निकला ही था कि अजीत घर के अंदर दाखिल हुआ। आज तो बहुत थक गया मैं, वो बोलता हुआ सीधा किचन में गया, मगर वहाँ खाली ट्रे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। ये बिरयानी कहाँ से आई थी? उसने शक से पूछा। तुम्हारी पड़ोसन लाई थी और बहुत मजेदार थी, अविनाश ने सहज लहजे में कहा और वहां से निकल गया। क्या आप पूरी बिरयानी अकेले खा गए? मेरे लिए एक कौर तक नहीं छोड़ा। अजीत को जैसे सदमा लग गया। वो कभी खाली बर्तन देखता तो कभी किचन का दरवाजा जहां से अविनाश अभी अभी गुजरा था। बस एक दिन मैं घर नहीं था और मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी। वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला। कुछ नहीं होता, एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहर कितनी गर्मी है पता है? इतनी धूप में चला आया हूँ मैं और आप कह रहे हैं मर नहीं जाओगे। मरने की हालत तो वैसे ही हो गई है और रही सही कसर आपने पूरी कर दी। वो रोनी सूरत बनाकर बोला। अब ज्यादा ड्रामा मत करो, अविनाश ने उसे देखते हुए कहा। वैसे तो बड़ी दोस्ती हो गई है तुम्हारी पड़ोसन से। जाओ नीचे जाकर खा लो बिरयानी। यह बात अजीत को भा गई। वो झट से बाहर निकल गया। नीचे कमरे में वह बिरयानी खा रहा था और अनन्या उसके पास बैठी थी, जबकि सरिला जी दूसरे कमरे में चली गईं। आपको पता है आज क्या हुआ अंजलि दी? वो मुस्कुराते हुए बोली। क्या हुआ? अजीत ने चम्मच भरकर मुंह में डालते हुए पूछा। आज जब मैं ऊपर गई ना तो आपके अमर जी एक्सरसाइज कर रहे थे और इतने शर्मीले हैं कि मेरी तरफ देखा तक नहीं। 2 मिनट मुझसे बात की, वो भी चेहरा दूसरी तरफ करके। लड़कियों से भी ज्यादा शर्माते हैं। वो खिलखिलाकर हंसी। अजीत के मुंह में पड़ा कौर गले में अटक गया। अरे क्या हुआ, पानी दूं? अनन्या ने फिक्रमंदी से पूछा और गिलास बढ़ाया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, वो झट से संभलते हुए बोला। तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी आपके अमर जी बहुत शर्मीले हैं। वो फिर से मुस्कुरा कर बोली। हाँ, वो ऐसे ही हैं, अजीत ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा और जानबूझकर शर्माने का नाटक किया। क्यूट, अनन्या ने हंसते हुए कहा और दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रह गए। अविनाश ने कहा। अजीत, तुम कोशिश करो कि वो लड़की ऊपर ना आया करे। रात को जब दोनों सोने के लिए लेटे तो उसने गंभीर लहजे में कहा। क्यों,
क्या कहती है वो? कभी कभी तो आती है और कितने मजे मजे के खाने लाती है। अजीत ने हंसते हुए कहा। उसे यह बात मजाक लगी। अजीत, तुम समझ नहीं रहे, बात बहुत सीरियस है। आज वो ऊपर आई तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था और बनियाइन तक नहीं पहनी हुई थी। सोचो अगर उसने मुझे उस हालत में देख लिया होता। अविनाश ने चिंतित होकर कहा। ओह, इसका मतलब आप उस लड़की से शर्माने लगे? अजीत अब भी मजाक में था। बेवकूफ इंसान, शर्म की बात नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि हम कौन हैं तो सारा मिशन यहीं खत्म हो जाएगा। अविनाश ने उसकी तरफ देखकर कहा। थोड़ी तो अकल लगाया करो। ओह, समझ गया, लेकिन वो तो समझ रही थी कि आप उससे शर्मा गए। अजीत ने हंसते हुए कहा। जो वो समझे उसे समझने दो, लेकिन तुम कुछ भी करके उसे ऊपर मत आने देना। ऊपर हम काम करते हैं, केस डिस्कस करते हैं और हमारे पास सबूत भी रखे हैं। अगर एक भी चीज उसके हाथ लग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। अविनाश ने समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। पहले भी की थी पर वो सुनती ही नहीं। इस बार और पक्का तरीका निकालूंगा। अजीत ने गंभीरता से कहा। सिर्फ कोशिश नहीं, कुछ भी कहकर उसे रोकना है। अविनाश ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, अब सो जाओ, मुझे तो नींद आ रही है। अजीत करवट लेकर लेट गया। अजीत की भी पूरी कोशिश रहती थी कि किसी तरह वो लड़की ऊपर न आए। उसने इसके लिए एक नया तरीका निकाल लिया था। वो हर वक्त उसके सामने अपने पति की बुराइयां करती रहती। अब भी वो वही कर रही थी। तुम्हें नहीं पता वो कितना बुरा इंसान है। तुम ऊपर मत आया करो। अच्छी लड़कियों को देखकर उसकी नजरें बदल जाती हैं। पता नहीं बाहर कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता है और ऊपर से हर वक्त मुझ पर शक करता रहता है। उसे लगता है मैं कोई चरित्रहीन औरत हूँ, इसीलिए तुम ऊपर मत आया करो। तुम्हारा ऊपर आना भी उसे पसंद नहीं है। उसे लगता है कि तुम मुझे बहकाती रहती हो। अंजलि ने आंखों में झूठे आंसू लाते हुए कहा। चेहरे से तो बहुत शरीफ लगते हैं आपके पति, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी उनकी सोच इतनी घटिया होगी। क्यों करते हैं वो आप पर शक? उन्हें तो खुश होना चाहिए, आप जैसी खूबसूरत और मासूम बीवी मिली है। अनन्या ने कहा तो वो भड़क उठी। ऐसे नालायक मर्दों को अपनी बीवियों की कदर कहाँ होती है। बस तुम ऊपर मत आया करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हो। अंजलि ने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा। तभी दरवाजा खुला और अमर कमरे में दाखिल हुआ। वो घबराकर खड़ी हो गई। अमर जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी बीवी पर शक करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने घटिया आदमी होंगे। आपकी बीवी घर पर है और आप बाहर क्या क्या करते फिरते हैं, सबको पता चल जाएगा। ऊपर से आपको क्या लगता है मैं क्यों उकसाऊंगी आपकी बीवी को? मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? अनन्या ने गुस्से से कहा। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया था। एक तरफ झूठ और चालबाजी और दूसरी तरफ शक और अपमान की दीवार खड़ी हो चुकी थी। वो अब बिना रुके बोलती जा रही थी। उसके लहजे में गुस्सा और ताना दोनों थे, जबकि अविनाश की आंखों में अब तेज गुस्सा उतर आया था। माथे पर बल डालकर उसने उस लड़की की तरफ देखा जो लगातार बोले जा रही थी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है लड़की, तुम बोल क्या रही हो और किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रही हो? वो बेहद ठंडे और सख्त लहजे में बोला। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है। वो भी बिना डरे बोली। आप जैसे घटिया मर्द ही होते हैं जिन्हें अपनी बीवी तो कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूसरों की बीवियों पर नजरें गड़ाने से बाज नहीं आते। वो अब भी अपने गुस्से को काबू में रखे बिना बोले जा रही थी। बस अगर इसके बाद तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अविनाश गुस्से में चिल्ला उठा। वो लड़की जो अब तक आत्मविश्वास से उसके सामने खड़ी थी एकदम चुप हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। और सुनो, वो सख्त लहजे में बोला, आगे से अगर मेरे चरित्र पर कोई बात की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम यहाँ किराएदार हैं और तुम्हें घर की मालकिन की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं, समझी? अनन्या की आंखों में नमी आ गई। उसने एक नजर अजीत की तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन बोल ना पाई। फिर एक सिकवा भरी नजर अविनाश पर डालकर चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही अजीत ने अफसोस से अविनाश को देखा। अनन्या की आंखों में आए आंसू देखकर उसे भी बुरा लगा। अविनाश ने उसकी नजरें झेलना गवारा नहीं किया और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी अनन्या की वो नम सिकवा भरी आंखें बार बार उसके सामने घूम रही थी। अब उसे अपने लहजे की कठोरता का एहसास हो रहा था। सब जानते हुए भी ना जाने क्यों वो खुद को इतना दूर ले आया था। रह रहकर उसे
अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो खुद पर काबू रखता हुआ घर से बाहर निकल गया। उधर अनन्या अपने कमरे में जाकर बुरी तरह रो पड़ी थी। आज तक किसी ने उससे इस लहजे में बात नहीं की थी जैसे आज उस इंसान ने की थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह देर तक यूं ही रोती रही, थककर सो गई, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ अविनाश को भी उसकी नम आंखों ने पूरी रात सोने नहीं दिया। उसे एहसास था कि उसने जरूरत से ज्यादा सख्त बात कह दी थी। उस दिन के बाद से अनन्या ने कभी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की। ना उसने अविनाश या अजीत से बात की, ना ही नजर मिलाई। हालांकि उसे अफसोस था कि उसे उनके मामले में बोलना नहीं चाहिए था। आज जब वो कॉलेज से लौट रही थी तो मन ही मन वही सब बातें सोच रही थी। तभी उसे वही फकीर नजर आया जिसे वो कुछ दिन पहले भी देख चुकी थी। वो जल्दी से उसके पास पहुंची और जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। फकीर ने उसकी तरफ देखा, पर जैसे ही उसकी नजर अनन्या पर पड़ी उसने फौरन नजर झुका ली और पैसे पकड़ लिए। बस एक पल के लिए ही सही, पर उस एक नजर ने अनन्या के कदम थमा दिए। वो दोबारा उसके पास झुक गई। सुनो, तुम ना कहीं देखे देखे लग रहे हो। तुम्हारी आंखें किसी के जैसी लगती हैं, पर समझ नहीं आ रहा किसकी। वो गहरी नजरों से उसका चेहरा देखने लगी। जाओ लड़की, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, फकीर ने उसे टालने वाले लहजे में कहा। लेकिन वो अनन्या थी, जिद्दी और जिज्ञासु। उसने झटके से उसका चेहरा थोड़ा ऊपर किया और दाढ़ी को छू लिया। अगले ही पल नकली दाढ़ी उसके हाथ में थी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अविनाश को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई, जबकि अनन्या का चेहरा हैरानी और सदमे से भर गया। वो एक पल को उसे देखती रह गई, फिर घबराकर अपने मुंह पर हाथ रखती वहां से भाग गई। घर पहुंचते ही वो सीधा अंजलि के पास गई। अंजलि दीदी, आपके पति क्या काम करते हैं? उसने कुछ सोचते हुए पूछा। मजदूरी करते हैं। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? अंजलि ने थोड़ा हैरान होकर जवाब दिया। आपको पता है आपके पति ने आपसे झूठ बोला है, अनन्या ने धीमे लेकिन पक्के लहजे में कहा। वो कोई मजदूरी नहीं करते, वो भिखारी हैं। मैंने खुद देखा है उन्हें कई बार कॉलेज के बाहर, और आज भी देखा है। क्या? अंजलि के चेहरे पर जैसे खून जम गया। तुम झूठ तो नहीं बोल रही अनन्या? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? वो सीधी आंखों से बोली। आज मैंने खुद पकड़ा उन्हें। अगर मैं नहीं पहचानती तो आप सारी जिंदगी धोखे में रहती। इतना कहते हुए उसने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों से आंसू निकल आए। वो मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी। दीदी, आप ऐसे आदमी के लिए क्यों रो रही हैं? अनन्या ने उसे समझाने की कोशिश की और उसे गले से लगा लिया। तभी अचानक अविनाश दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। कमरे का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। पीछे हटो, वो गुस्से से चिल्लाया और अनन्या की तरफ बढ़ा। अनन्या एक कदम सहम कर पीछे हटी। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि अजीत और अनन्या दोनों के दिल दहल गए। दफा हो जाओ यहाँ से तुम, और दोबारा अगर यहाँ नजर आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अविनाश राणा ने गुस्से में अपना आपा खो दिया था। वो बिना किसी लिहाज के चिल्ला उठा। अनन्या तो उसकी इस बात पर एकदम सन्न रह गई। इतनी बेइज्जती, इतनी तौहीन उसने कभी सोचा भी नहीं था। गुस्से और शर्मिंदगी से चेहरा लाल हुआ। आंखों में आंसू लिए वो उसे घूरती हुई वहां से चली गई। अविनाश ने झुलझुलाकर बालों में हाथ फेरा और कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गुस्सा आखिर किस बात पर आ रहा था, पर दिल चाहता था कि वो इस लड़की को कहीं गायब कर दे। इतना गुस्सा था उसमें। उधर अजीत भी अपनी जगह चुप और शर्मिंदा खड़ा था। हमारा मिशन अब आखिरी दौर में है। आज शाम तक हमें ये घर खाली करना होगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कल सुबह हम पूरी टीम के साथ उस गैंग के ठिकाने पर छापा मारेंगे। अविनाश ने खुद को संभालते हुए ठंडे लहजे में कहा। ठीक है सर, अजीत ने धीमे स्वर में जवाब दिया। शाम के साए ढल चुके थे। अब दोनों अपना सामान लेकर नीचे आए। सरला जी और अनन्या आंगन में बैठी थी। उन्हें देखते ही सरला जी उठी। बेटा, इतनी जल्दी जाने का फैसला क्यों ले लिया? अच्छा था तुम लोगों के आने से घर में थोड़ी रौनक लग गई थी। सरला जी ने अंजलि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। आंटी, अब तो आना जाना लगा रहेगा, अविनाश ने सहज लहजे में कहा। तीनों ने उसकी तरफ देखा। मतलब हम कभी कभी आपसे मिलने आते रहेंगे। अविनाश ने हल्की मुस्कान के साथ सफाई दी। हाँ बेटा,
क्यों नहीं, सरला जी बोली। और बेटा अंजलि, तुम किसी रिश्ते की बात कर रही थी अपने भांजे की। अगर वो बात अब भी पक्की नहीं हुई तो उन्हें बुला लेना, अच्छे लोग हैं। जी आंटी, अंजलि कुछ कहती इससे पहले ही अविनाश बोल पड़ा। आंटी, उसका तो रिश्ता कहीं और तय हो गया, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरा एक भतीजा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है, बहुत सीधा और मिलनसार लड़का है। क्या मैं बात चलाऊं आपकी बेटी के लिए? उसकी बात सुनकर अजीत ने हैरानी से उसे देखा, जबकि अनन्या भड़क उठी। माँ, आप जाने दें, ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए, वो गुस्से में बोली। अविनाश ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में रोशनी थी, गुस्से और लज्जा की। वो बस हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका गया। चुप रहो तुम, पगली कही की सरला जी ने उसे डांटा और नरम लहजे में अविनाश से बोली। तुम बस बात पक्की कर लेना बेटा। जी आंटी, ठीक है, अब इजाजत दें। अविनाश और अजीत ने नम्रता से कहा और वहां से चले गए। 2 दिन बीत गए उन्हें गए हुए, और आज सुबह से ही पूरे मोहल्ले में एक सनसनी फैली हुई थी। हर गली हर नुक्कड़ पर लोग उसी बात की चर्चा कर रहे थे। तुम्हें पता है अनन्या, आज हमारे ही मोहल्ले में एक बड़ा गैंग पकड़ा गया। सरला जी ने आकर अनन्या के पास बैठते हुए कहा। गैंग हमारे इलाके से किसने पकड़ा? अनन्या ने किताब साइड में रखते हुए हैरानी से पूछा। फौज ने पकड़ा है बेटा, सब कहते हैं वो लोग भेष बदल कर यहीं रह रहे थे, काफी दिनों से उन पर नजर रखी जा रही थी। सरला जी ने अपनी साड़ी ठीक करते हुए आगे कहा। लोग तो कह रहे हैं कि उनमें से एक तो खुद भिखारी बनकर घूमता था, भेष बदलकर। अनन्या ने धीरे से दोहराया और अगले ही पल उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। उसे वो दिन याद आया जब उसने अंजलि के पति को भिखारी के रूप में देखा था। उसकी चाल, उसकी कद काठी, उसके मजबूत हाथ, सब कुछ उसी आदमी जैसा था। वो हैरान रह गई। अब उसे सब समझ में आ गया था। अविनाश राणा और अजीत कौन थे, और वो उनके इतने करीब रहते हुए भी असली सच्चाई नहीं पहचान सकी। लेकिन जब भी अनन्या पूछती थी तो उसकी माँ सरला जी हर बार हंसकर कहती थी, तुम्हारे हाथ बहुत पतले पतले हैं, इसीलिए तुम्हें उसके हाथ ऐसे लगते हैं। वाकई उसके हाथों की बनावट बहुत नर्म और साफ सुथरी थी, लगभग किसी लड़की जैसी। इसीलिए अनन्या भी मान लेती थी। लेकिन अब जब वो सारी बातें जोड़ रही थी तो उसके दिमाग में एक के बाद एक नए ख्याल आने लगे थे। वो अचानक ठिठक कर बोली, माँ, आपको नहीं लगता अंजलि और उसका पति कुछ अलग से थे? मतलब उनका अंदाज, उनकी बातें। वो सोच में डूबी हुई बोल रही थी। सरला जी हंस पड़ी। अरे रहने दो अनन्या, तुम तो हर बात में अंदर तक झांकने लगती हो। वो लोग तो बेचारे बड़े मासूम थे। बेचारे तो बिल्कुल नहीं थे, और मासूम। अनन्या कुछ कहते कहते रुक गई। वो सोच में डूबी ऊपर चली गई, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उसे वहां कुछ नहीं मिला। वो मायूस होकर नीचे लौटी ही थी कि सरला जी कमरे में दाखिल हुई। अनन्या, अच्छे से तैयार हो जाना, आज तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले लोग आ रहे हैं। मेरा रिश्ता? वो हैरानी से बोली। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। कल जब तुम कॉलेज गई हुई थी तभी आए थे। लड़का और उसकी माँ दोनों बहुत सुलझे हुए और शरीफ लोग हैं, और आज वे लोग बाकायदा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। शायद आज तुम्हें अंगूठी भी पहना दें। सरला जी मुस्कुराई और बोली, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तो अभी बहुत से काम करने हैं। वो अपनी बात कहकर चली गई, जबकि अनन्या बस उन्हें जाते देखती रह गई। लगता है माँ तो किसी भी हाल में मुझे घर से निकाल ही देंगी। वो बड़बड़ाते हुए बेड से उठी। शाम को जब सब लोग घर आए तो ड्राइंग रूम में बड़ी रौनक थी। अविनाश राणा की माँ और 2 बहनें आई थीं। जब अनन्या चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो अविनाश ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। हरे रंग के साधारण सूट पर रेशमी दुपट्टा, हल्का सा मेकअप, झुकी हुई नजरें। उसे देखकर वो पल भर को ठहर गया। वो उसे बहुत प्यारी, सादी और अपनी सी लगी थी। अनन्या उनकी माँ और बहनों के पास बैठ गई। कुछ ही देर में वो सबके साथ सहज होकर हंसने बोलने लगी। जब उसने नजर उठाई तो अविनाश ठीक सामने बैठा था, काले रंग की पैंट और शर्ट पहने, बाजू कोहनियों तक मोड़े हुए, माथे पर बिखरे हुए घने बाल। वो बेहद सधा हुआ और आकर्षक लग रहा था। नजरें मिलने पर उसने मुस्कुराकर देखा, लेकिन अनन्या ने तुरंत आंखें फेर ली। अविनाश की मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ ही देर में वो लोग उसे अंगूठी पहनाकर और अगले महीने की शादी की तारीख तय करके चले गए। अनन्या तो हैरान रह गई थी कि माँ ने सब कुछ
कुछ इतनी जल्दी जल्दी कैसे तय कर दिया। 1 महीने बाद वो दिन आ गया। वो दुल्हन बनकर अपने कमरे में पलंग पर बैठी थी। थोड़ी देर पहले अविनाश की बहनें हंसती मुस्कुराती शरारतें करती उसे वहां बिठाकर गई थी। कमरे में गुलाब की खुशबू फैली थी, मोमबत्तियां जल रही थी और हल्की सी पीली रोशनी में सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। दरवाजे के हैंडल के मुड़ने की आवाज आई तो अनन्या का दिल जैसे एक पल को थम गया। वो दरवाजे से अंदर आया, धीमे आत्मविश्वास भरे कदमों से चलता हुआ बेड के पास आकर वो उसके सामने बैठ गया। अनन्या को लगा जैसे उसका दिल किसी नई लय पर धड़कने लगा हो। वो मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते, कैसी हैं हमारी अनन्या जी? पहचान तो लिया होगा मुझे। अनन्या ने नजरें उठाकर देखा। ऑफ वाइट शेरवानी में उसका रंग और भी निखर आया था। वो शख्स आज उसे बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। क्या बात है, बहुत प्यारा लग रहा हूँ ना? उसने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अनन्या ने जल्दी से नजरें झुका ली। ऐसी भी बात नहीं है, और वैसे भी पहली बार आपने जो मेरी बेइज्जती की थी मैं भूली नहीं हूँ। वो होंठ सिकोड़ कर बोली। अविनाश जोर से हंस पड़ा। मतलब तुम मेरी सोच से भी तेज निकली। मैंने तो सोचा था शादी के बाद बताऊंगा सब, पर तुमने तो एक नजर में ही पहचान लिया। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। अनन्या को अपने हाथ नम महसूस हुए। मैं आपको बहुत पहले पहचान चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप झूठ इतनी सफाई से बोल रहे थे। वो उसकी ओर देखते हुए बोली। वो झूठ नहीं था अनन्या, वो सब मेरी ड्यूटी का हिस्सा था। अमर की बात याद करते हुए वो गंभीर लहजे में बोला। हाँ हाँ, मुझे पता है। वो आंखें घुमाते हुए बोली, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। शादी के लहंगे में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी सादगी और घबराहट में कुछ ऐसा था कि अविनाश की नजरें उस पर ठहर गईं। वो उसे गले से लगा लेता है। अनन्या की पलकों ने खुद ब खुद झुक जाना चुना। अनन्या के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया तो वो झटके से बोली, वो अंजलि कौन थी? अविनाश हंस पड़ा। चिंता मत करो मेरी जान, वो कोई लड़की नहीं थी, मेरा जूनियर था। वो शरारती अंदाज में बोला। क्या अंजलि लड़का था? अनन्या की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। अविनाश ने हाँ में सिर हिलाया। अनन्या ने उस वक्त के सारे पल याद किए, उसकी चाल, उसकी बातों का अंदाज, और खुद को हंसी रोकते हुए पाया। तुम्हें पता है अनन्या, जब तुम मेरे पास से पैसे लेकर भागी थी उसी वक्त तुम मेरा दिल भी साथ ले गई थी। वो मुस्कुराते हुए उसका दूसरा हाथ भी अपने हाथों में लेता है। अनन्या झेप गई। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही, बस हल्की सांसों और धीमे दिल की धड़कनों की आवाजें। फिर अविनाश ने लाइट ऑफ की और दो दिल एक हो गए। रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, दोनों के बीच की दूरी भी धीरे धीरे मिटती जा रही थी। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट में एक नई लड़की इंस्पेक्टर के पद पर आई और अजीत उसे देखकर उसकी तरफ मुड़ गया, क्योंकि वह एक दिल फेक इंसान था। और अच्छी बात यह थी कि वह लड़की भी उससे इम्प्रेस हो गई थी। अविनाश ने अजीत को समझाया कि यह रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, किसी भी लड़की के साथ खिलवाड़ मत करना। अगर तुम साथ निभाओ तभी रिश्ते को आगे बढ़ाना। अजीत ने अविनाश से कहा कि सर, मैं किसी भी लड़की के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। अभी तक तो बस यूं ही थोड़ी बहुत शरारत करता चला आया था, पर कोई लड़की मुझसे इम्प्रेस ही नहीं हुई। लेकिन अब की बार हो गई है, और अब मैं थोड़ा सीरियस हूँ, क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं अब शादी कर लूंगा। अविनाश ने अजीत की पीठ थपथपाई और दोनों खुलकर हंस पड़े। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।